ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੇ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ 2006 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ बनाया, मंडी एपीएमसी एक्ट, उस एपीएमसी एक्ट का पॉइंट नंबर 8 ये बताता है कहाँ कहाँ प्राइवेट मंडी नहीं खुल सकती और कहाँ खुल जाएगी। पॉइंट नंबर 9 बताता है कौन उसका लाइसेंस देगा। पॉइंट नंबर 12 ए ये बताता है कि जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड मंडी है जी, उस दे डिसीजन दे अगे तुसी ना किसी होर फोरम ते जा सकते हो, ना कोर्ट जा सकते हो, ते वो सुप्रीम हैगी जी। मैं समझना चाहना जेड़े सारे ये इल्जाम बीजेपी दे उत्ते लाए जा रहे सी कि ये तुसी कानून बना दिते, ये गलत है, ये गलत है, ये सारी चीज़ां जेड़े 3 पॉइंट मैं तुहानू हुणे गिनवाए ये 2006 तो है। ते जेड़े ये कानून उस वेले पंजाब दे विच जिथों सब तो ज्यादा रड़का मचिया होया, जे ये उत्थे राक्षस नहीं बन पाए ते ये पूरे देश च राक्षस किवें बन पाऊ। दूजी चीज, 31 अक्तूबर 2017 वीडियो मेरे कोल हैगा, कैप्टन अरमिंदर सिंह ते मुकेश अंबानी दी मीटिंग होंदी है जी। 3 विषय गल कीती जांदी है, एक टेलीकॉम, दूजा हेल्थ ते सब तो वड्डा कृषि। मैं ये पूछना चाहना कि जेड़े आज इल्जाम ला रहे हैं अंबानी अदानी, उस वेले किथे सीगे? मुंह च दही जमा के बैठे सीगे? की स्यापा लाया होया? गल करो तथ्यां ते फैक्ट्स ते। ये सारे दे सारे एजेंट हैगे जेड़े अगू बने फिरदे। जेड़ा असली किसान है हिंदुस्तान दा, तुहानू पता है 14.5 करोड़ तो उत्ते किसान परिवार है हिंदुस्तान दे विच जेड़ा सरकारी बेनिफिट में रजिस्टर्ड है। जो नहीं रजिस्टर्ड वो अलग। उन सबको इस सरकार ने यूरिया में डंडे पड़ते थे, यूरिया लेते जाते हुए, वो खत्म करिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, किसान क्रेडिट कार्ड को और व्यापक करा, उसको और अच्छा करा, सुदृढ़ करा सिस्टम। लोन जो किसान लेता था उसका ब्याज कम पे कम ये सरकार लेते आई। कितनी हमारी सरकारें हैं जहां 0% पे है। तो मैं ये समझना हूँ 6,000 रुपया साल का आज तक क्यों किसी ने नहीं दिया? दे देते। 6,000 रुपया आपको अंदाजन प्रति एकड़ का पूरे देश के अंदर था कि जी 6,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा मिलना था। यही मिलता था ना मोदी सरकार से पहले। अब ये जो सरकार है इसने करा क्या? इसने आते ही सबसे पहला ये काम करा कि पूरे देश के अंदर ये कर दिया कि 6,000 की जगह 12,000 प्रति एकड़ मुआवजा मिनिमम, जो उसका कैलकुलेशन का फॉर्म है। हरियाणा में आपको याद होगा कुछ समय पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो 2 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए के चेक मुआवजे के मिलते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने हरियाणा के अंदर क्या कानून पास करा कि 500 रुपए से कम किसी को नहीं मिलेगा, चाहे उसकी अठन्नी बनती हो, लेकिन मिलेगा कम से कम 500 रुपए। क्यों करा?
तो मैं ये आज बात करना चाहता हूं, ਮਲਿਕ जब ਜੀ आपने ये सवाल, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, हरियाणा में भी है। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਭਰਾਵਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਭਰਾਵਾ ਉੱਠ ਜਾ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। वो तुसी कम नहीं सोचना चाहते, वो अलग है। मैं आज आपसे ये बात पूछता हूँ, क्या इस पूरे आंदोलन, जब से ये रेल रोको और वो ठोको और ऐसे करो, ये सब पंजाब में दिल्ली आने से पहले भी चल रहा था जी। सब्जी आनी बंद हुई, दूध आना बंद हुआ, पंजाब में क्या बंद हुआ? पंजाब में बंद ये हुआ कि पंजाब में कुछ लोगों ने ट्रेन रोकी। कौन सी ट्रेन रोकी वो समझना जरूरी है जी। जो पठानकोट की तरफ जा रही थी। क्या है वो? पठानकोट की तरफ वो रेल जाती है जिसके अंदर रसद का सामान भी जाता है, फौज का। बठिंडा के थ्रू जाती है, दूसरी तरफ जाती है ना जी, वो रेलें रोकी गई। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ कि आप ये बोलते हो कि हम समझा नहीं पाए। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं किसी भी पत्रकार को या चैनल को बड़ा और छोटा नहीं समझता, मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि पत्रकार अपनी विषय चलाता है, पत्रकार अपने मंशाएं, अपने सवाल पूछता है और उस सवाल के माध्यम से वो समाज को जागरूक करता है जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताएं कि जब ये सारा कुछ हो रहा था और ये सवाल पूछे गए, ये सारी चीजें हुई, क्या आपने कभी किसी महापंचायत के अंदर, कभी किसी भी जलसे के अंदर, ये जितने भी किसान अगू है जी, एक भी रैली ये बता दें जहां पे ये तीनों कानून, क्योंकि सारे किसान अनपढ़ है ये तो नहीं है ना साहब, किसान के बच्चा भी पढ़ा लिखा है, तो क्या एक भी रैली में ये तीनों कानून की कॉपियां लेकर गए और किसानों के हाथ में वो कॉपियां पकड़ाई हो कि ये रहे भावा 3 कानून ये हैं, इसका इस पॉइंट पे ये गलत है, इस पॉइंट पे ये गलत है, इस पॉइंट पे ये गलत है? ये इन्होंने नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर ये करते तो ये जो तर्क दे रहे हैं ना कि जी आज ये लड़का पैदा हुआ, कल इस लड़के की शादी होगी, उसमें से फिर एक बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे का जो बच्चा होगा वो शायद राक्षस बन जाए, अगर वो राक्षस बन गया, अगर तो हो सकता है वो तुम्हारी तरफ भी आ जाए, और अगर तुम्हारी तरफ आ गया तो हो सकता है तुम्हारे को भी खा जाए। क्या हम इस तरीके की बात पे कि ऐसे हुआ तो ये होगा, तो वो होगा, तो वो होगा, तो वो होगा, तब जाके तुम्हारे को नुकसान हो सकता है, इस तरीके की बातें करना कोई लॉजिक है, कोई सेंस है? नहीं है। ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इनकी राजनीति, जो इनके मालिक है, जो ये इनसे बुलवाना चाहते हैं, उनका फायदा तभी है जी। बिल्कुल। अच्छा, मजबूरी की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2000 ਦਾ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 500-700 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ देखो मैं बताता हूँ, आपने 3-4 चीजें बहुत बड़ी बड़े विषय जो हैं इकट्ठे एक सवाल में पूछ लिए, मैं उसको धीरे से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसपी को छेड़ते हैं। क्या इस देश में मोदी सरकार आने से पहले
और आज 2021 में एमएसपी पे खरीदे जाने वाला अनाज बढ़ा, उसकी संख्या बढ़ी? जवाब आता है हाँ। आंकड़े बताते हैं, सदन में रखा गया, कोई उसको गलत तो ठहरा नहीं सकता। पार्लियामेंट में रखा है, विधानसभाओं में रखा है, उसको आज तक किसी ने काउंटर नहीं करा। दूसरी चीज, क्या आवंटित करा गया पैसा, जो पैसा उसको खरीदने में लगाया, क्या वो 2013 से लेकर आज प्रति फसल बड़ा है? जवाब आता है हाँ बड़ा है। कहीं इतना बड़ा और कहीं इतना बड़ा है। क्या आज से पहले एमएसपी पे सारी फसलें खरीदी जाती थी 2013 से पहले? जवाब आता है नहीं। आज कितनी खरीदी जाती हैं? आज की संख्या 20+ में है। तो ये सारे तो फैक्ट हैं, इनको तो कोई झुटला ही नहीं सकता। लेकिन इस फैक्ट्स के साथ क्या है उसको समझना बहुत अनिवार्य है जी। वो फैक्ट ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर 2010-11 से लेकर आज 2021, पिछले 10 सालों में लगभग 2% बहुत बड़ा एक संख्या होती है, 2% कृषि योग्य भूमि कम हुई है। क्यों? कहीं इंडस्ट्रीज लगी, कहीं रेल आई, कहीं फैक्ट्रियां आई, कहीं घर बने, कहीं पे रोडें बनी, कहीं पे नए जलाशय बने, कहीं पे कोई और प्लांट बने, एसटीबी के प्लांट बने, चीजें हुई जी। तो जब वो 2% कृषि योग्य भूमि कम हो गई और आवंटन बढ़ गया, प्रिक्योरमेंट बढ़ गई, तो वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि किसानों की खरीद और ज्यादा बढ़ी, एमएसपी की खरीद और ज्यादा बढ़ी। और हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि जिन चीजों के ऊपर हमारे पास जिसे कहना चाहिए ना कि हम उन्हीं विषयों को छू रहे हैं जो विषय ये दिखाते हैं कि जी ये कृषि योग्य भूमि जो है उसके ऊपर जितनी भी बातचीत हुई, जो कृषि योग्य भूमि थी वो रिड्यूस हो गई, इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन भी ज्यादा लिया, आवंटन भी ज्यादा करा। तो मैं ये अब पूछना चाहूंगा कि अगर ये सब कुछ हो गया तो एमएसपी खतरे में है या एमएसपी और पक्का हो गया? इस सरकार बनिस्बत पुरानी सरकार ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ मैं ਦਿੱਕਤ बता ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ हल ਹੁੰਦਾ दिखता है। मैं वही अभी उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि आपका सवाल बड़ा था, आपका सवाल बड़ा था, मैं उसके ऊपर इसी विषय पे आ रहा हूँ जी जी। तो उसको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आज एमएसपी की वकालत करने रज्जोवाल बैठे हुए हैं, टिकैत बैठे हुए हैं, चरूनी बैठे हुए हैं, योगेंद्र यादव है और नाना प्रकार के जीवी हैं, इन सब ने इसी प्रकार की डिमांड करी पहले भी कि किसान को उसका अधिकार दे देना चाहिए कि वो अपने खपत जो है, अपनी उपज जो है उसको बेचने का अधिकार अपने भाव पे उसका होना चाहिए। ये कौन कौन कहते थे? जोशी जी जैसे बड़े किसान नेता, या बाबा टिकैत जैसे, या सर छोटू राम जैसे, देवीलाल जी जैसे अनेकों बड़े नेताओं ने बोला है। तो वो झूठ बोल रहे थे या ये झूठ बोल रहे हैं? राकेश टिकैत जो प्रेस में देते हैं ये कानून पारित होते ही, या जिस प्रकार से इसकी पैरवी बादल साहब करते हैं, सुखबीर बादल, तब वो कोई नशा या फक्की मार के बैठे हुए थे? नहीं बैठे हुए थे ना, तब होशो हवास में थे। तो क्या आज क्या मुसीबत आ गई? आज मुसीबत पंजाब का चुनाव है और कुछ नहीं है। आज आप ये मेरे को समझाओ कि अगर ये एक विशुद्ध रूप से किसानों का एक आंदोलन है तो उन स्टेट में जहां एमएसपी की बात अलग, एपीएमसी है ही नहीं, क्योंकि एमएसपी तब लागू होगी जब एपीएमसी होगा जी। एपीएमसी की मंडी के थ्रू ही सरकार परचेज करेगी जी। अगर ये है ही नहीं वहां पे तो वहां जाके भाषण देने का क्या मतलब है? आपकी लड़ाई इन कानूनों का विरोध करना है, आपकी लड़ाई भाजपा से है ऐसा तो नहीं है ना, आपकी कानून के विषय में है ना। कानून को एनडीए ने पारित करा, उस समय बादल जी भी साथ थे जी। इस कमिटियों के लिए जिस प्रकार से बात होती है, आपने एक बहुत अच्छा शुरुआत में बोला कि जी ये 3 कानून में से एक को लागू करने के लिए
आज पार्लियामेंट्री कमेटी का एक फैसला आया, उस पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष कौन है? टीएमसी के सांसद जी। उस पार्लियामेंट्री कमेटी के वाइस चेयरमैन कौन है? भगवंत मान, पंजाब में एमपी हैं। पर आम आदमी भगवंत मान कहते कि मैं तो विरोध किया है। भाई वो विरोध करा या नहीं करा वो तो कहने की बात है ना, कहते तो यहाँ कुछ और है, और उनको तो यही नहीं पता होता वो किस दिहाड़े क्या बोल जाए, क्योंकि वो तो ऊपर ही ऊपर रहते हैं। भगवंत मान जी को तो भगवंत ही हो जाते हैं, वो दिन में भी भगवंत हो जाते हैं। ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਜੀ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ फारूक ਟੀਐਮਸੀ अब्दुल्ला है, ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਓਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ अरे ਤੁਹਾਡਾ धक्का हुआ है ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ कर लेंदे, क्यों नहीं कीती? ਤੁਹਾਡੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ मैं दो इस चीज का जवाब देता हूं। देखिए, पहली चीज कि इस देश के अंदर इस प्रकार के सुझावों और इसके ऊपर अध्ययन आज से नहीं हो रहा, लगभग 4 दशक से ये बातें चल रही हैं। एक कमेटी के ऊपर दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, ये पैनल, वो पैनल, ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन, वो 40 साल का जिस विषय के ऊपर शोध हुआ हो, क्या उसके बाद भी उस पर कंसल्टेशन ही कंसल्टेशन हो, एक्शन नहीं हो? एक। दूसरी चीज, आपके माध्यम से मैं फिर से ये बोल रहा हूं, मैं किसी चैनल को निष्पक्षता के ऊपर समझूंगा कि वो निष्पक्ष हो तो वो बड़ी है, रीच सिर्फ बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी इंटेंट, उसकी इंटेग्रिटी बड़ी होनी चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से ये बात बोलता हूं कि अगर ये सारे लोग जो ये बोलते हैं ये धक्का क्या है, गैर संसदीय प्रणाली से पास हुआ है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये गैर संसदीय प्रणाली से पास हुआ है, कानून की रजिस्ट्री में गलत है, कानून की नजर से गलत है, जे तुसी ये कहते हो कि ये गलत है, तो तुहाडे अंदर इना मादा होना चाहिए, ना दम होना चाहिए कि तुसी इनू लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि ये गलत है जी, ये गलत तरीके नाल पास हुआ है हिम्मत करके दिखाओ। मैं चैलेंज करदा, चाहे वो कप्तान साहब हो, वो कप्तान साहब जिन्होंने 70 वकीलों की फौज खड़ी की है ना, किदे लिए खड़ी की है? वो उस लोगों के लिए जो भाले बरसे तलवारें चला रहे थे यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसरों के ऊपर 26 जनवरी को, जिनके खिलाफ वीडियो एविडेंसेस हैं, आपने उनको बचाने के लिए 70 लोग खड़े करे ना। 4 लोग, सब कांग्रेस में बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं जो आजकल बेचारे बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। 4 वकील बड़े बड़े ले लो, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े, धुरंधर सिब्बल साहब हैं, और वो 2-3 और भी हैं, इन सारों को ले लो और डाल दो सुप्रीम कोर्ट में केस, करो ना हिम्मत। वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये गलत तरीके से धक्के से पास हुआ है, वो गिर जाएगा ऑन द मुंह, जैसे रफाल गिरा। बिल्कुल। ये जो रफाल के लिए बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, उससे इन्होंने सबक सीख लिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे साहब, शोर मचाएंगे, जैसे वो हुआ था कि कागज नहीं दिखाएंगे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? जी बिल्कुल। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए, पंजाब में भाजपा और पंजाब के 2012 के चुनावों में, मेरे ख्याल से 2012 के चुनाव थे, मैं पंजाब में था कार्यकर, और मैंने वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से एक चीज देखी थी, वो ये थी कि भाजपा और एसडीए का जो गठबंधन था, उसमें एसडीए में माननीय प्रकाश सिंह जी, शिरोमणि अकाली दल, उसमें माननीय प्रकाश सिंह जी बादल को हम पिता तुल्य मानते थे, आज भी मानते हैं। तो प्रकाश सिंह बादल जी को पिता तुल्य हम सब मानते हैं, आज भी मानते हैं।
लेकिन सुखबीर जी के पास वो मेच्योरिटी और वो दूरदृष्टिता नहीं है जी। आज मैं ये समझना चाहूंगा कि जब इस सरकार ने एफसीआई का मानक बदले कि जो असली किसान है उसको फायदा पहुंचे, इसलिए उसके कागज दिखाए जाए और एफसीआई खरीदेगा, खरीद में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वेरीफाई ये करना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो गरीब किसान से औने पौने भाव में उठा के मंडियों में अपने आप पूरे भाव वसूल कर रहा हो। तो जब इस प्रकार की बात होती है तो शिरोमणि अकाली दल बहुत चिल्लाता है, मैडम बादल सदन में बोलती हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या अमीर व्यक्ति जो फॉर्च्यूनर में घूमता है किसान, हमको उसकी सिर्फ परवाह करनी चाहिए या हमारे को उसकी परवाह करनी चाहिए जिसके पास 6 रुपए की सल्फास की गोली खाने के पैसे नहीं है? एक तरफ 650-700 करोड़ का एक किसान नेता हो और एक तरफ ऐसा घर हो किसान का जो अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी गारंटी ना कर सके, तो हमारे को सरकार में रह के किसकी सेवा करने का परम दायित्व बनता है? उसका जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, जो वंचित है। मैं दरिद्र नारायण की सेवा करूं या मैं धन्ना सेठ की सेवा करूं? मेरा फर्ज बनता है। सुना ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ देखिए, ये पार्टी का डिसीजन नहीं होता ले है। सकता सब्सिडी। नहीं चाहिए ये तो पार्टी का, फिर बराबरता हो जाएगी। मैं बता मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तो इतना बोल सकता हूं कि पार्टी अपने आप कई विषयों पे चिंतन करती है, वो अलग विषय। लेकिन हाँ, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कुछ महीने पहले, 2020 दिसंबर के आसपास या हो सकता है नवंबर में लिखा था कि 4 हेक्टेयर से ऊपर अगर किसी पुरुष की हो और 5 हेक्टेयर से ऊपर अगर किसी महिला की कृषि भूमि हो पूरे देश में, उसको आधार कार्ड के साथ जोड़िए, पूरे देश में, तो उससे ऊपर भूमि वाले को सब्सिडियां नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि गरीब मार्जिनल फार्मर जो है, जो बटाई पे लेता है, उसका अधिकार, जैसे हरियाणा विधानसभा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने ये बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि हम इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं कि या तो स्वयं जो किसानी कर रहा हो, किसान जिसकी जमीन हो, जो स्वयं उस पे किसानी करता हो, या तो बेनिफिट उसको जाना चाहिए या उसको जाना चाहिए जो उस जमीन पे पट्टे पे लेके उसके ऊपर अपने आप काश्तकारी कर रहा हो और उसके माध्यम से अपनी मेहनत से किसानी कर रहा हो। तो या तो उसको जो एक्चुअल में जमीन पे किसानी कर रहा हो, ये 6,000 की राशि भी, ये सब्सिडी भी, ये सब उसको मिलनी चाहिए जो किसानी कर रहा हो, ना कि उसको जो किसानी के नाम पे किराया खा रहा हो। क्योंकि ये एक्चुअल में जो ये सब्सिडी जाती है, ये करदाता का एक तरीके से सहयोग है देश के खाद्य आपूर्ति के लिए। और हमारे को ये रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर हम एक को अन्नदाता बोलते हैं तो दूसरा करदाता है। एक दाता के ध्यान रखते हुए हम ये नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे दाता को भूल जाएं। बिल्कुल। लोग बोलते हैं किसानी, अगर किसान रोटी नहीं बनाएगा या किसान गेहूं नहीं उगाएगा तो आप रोटी कहां से खाओगे? लेकिन मैं आज उल्टा सवाल पूछता हूं कि अगर किसान गेहूं उगाएगा और करदाता खरीदेगा नहीं तो किसान कहां जाएगा? बिल्कुल। मलिक जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी की सोचती है? दो जवाब ये हैं साहब जी कि जब आप दीप सिद्धू की बात करते हैं और उसकी तस्वीरों की बात करते हैं, एक तस्वीर मेरे पास भी है, मैं आपको भेजूंगा जी। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक जगह पे भाषण दे रहे हैं, उस भाषण की बैकड्रॉप पे क्या लिखा हुआ है? खालिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल है। वो किसके एजेंट बने फिर? इसी सोच को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं आज कैप्टन साहब को खालिस्तानी एजेंट बोलूं? एक दूसरी चीज, जो लोग आज दीप सिद्धू पे सवाल पूछ रहे हैं और वो दीप सिद्धू जेल में है, वो लखा के बारे में क्या बोलेंगे? लखा को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? चाहे वो कैप्टन साहब हो बादल साहब हो, दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, क्यों कर रहे हैं? और वो तो सजा याफ्ता, वो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भयंकर हैं। तो वो लखा कौन है? जवाई लगता है क्या किसी का? ये आपके माध्यम से मैं आज आप सोचता हूं कि बहुत लोग इस चीज को देखें, इस चीज को सुने, तो उनको पता लगेगा कि राजनीति कौन खेल रहा है, कौन देश को गुमराह, कौन कौम को गुमराह कर रहा है। ये विरसा हमारा है, इसको कनाडा वालों के पास गिरवी रख के जो आए हुए हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि आप गुरु साहब की दी हुई शिक्षा के ऊपर पांव रख के आप उन कमजोर लोगों के पास जा रहे हैं जो गुरु साहब की शिक्षाओं के बिल्कुल पुट्ठे चल रहे हैं। जी। तो मेरा इतना सा ही मानना है कि ये जो दीप सिद्धू का विषय है, तो दीप सिद्धू की जो बातें करते हैं, मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि दीप सिद्धू के साथ लखा की भी बात करो, वो किसका एजेंट है। दीप सिद्धू के साथ जेल तो बाहर आਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਗੇਮ ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਲੇਵਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰ ਮਲਿਕ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਿਸ਼ੋਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ।